सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम वरद है और ये कुंडली आई है कानपुर उत्तर प्रदेश से। ये वो कुंडली है और ये वो कार्यक्रम है जो दो हिस्सों में जाता है। सुबह ये पहला हिस्सा है, इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शाम को 8 बजे आपको आज ही मिलेगा, जिसमें मैं लग्न के साथ नवांश और दशमांश बाकी के अन्य वर्ग चार्ट का अध्ययन करूंगा। फिलहाल आपके सामने ये लग्न कुंडली बनी है। इनकी कुंडली का पंचांग है, इनका जन्म हुआ है पार्थिव संवत्सर में, विक्रम संवत 2049, शक संवत 1914। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ उस संवत्सर का नाम पार्थिव संवत्सर है। ये ठीक होता है, पर व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी। दक्षिणायन में सारे के सारे पापग्रह बलवान हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि, मंगल, राहु और केतु का प्रभाव प्रबलता से देखा जाएगा। हेमंत ऋतु में जन्म हुआ तो व्यक्ति प्रेम को समझने वाला और प्रेम का पारखी है। इतना ही नहीं, वो प्रेम को तवज्जो देने वाला भी है। रविवार को जन्मा जातक किसी भी तरीके से कभी भी अपनी बुद्धिमानी छोड़ता नहीं है और सदैव ही समाज की सुरक्षा एक पिता की भांति करता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र की सुरक्षा करता है। कृष्ण चतुर्दशी के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते, ये पापक होते हैं जो व्यक्ति के मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट के कारक हो जाते हैं या कई बार व्यक्ति के धन को एक जैसा लाने वाले नहीं बनते। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के घर में जब घर में रहे तो बाहर जाने का मन करे, बाहर रहे तो घर पे आने का मन करे। वो कई बार बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात नहीं करता और यूं ही अपना काम करते जाता है। इस वजह से उसे कई बार परेशानी होती है। आगे बढ़ने पे इनकी कुंडली का पंचांग जो बना है वो स्वाति नक्षत्र, सौभाग्य योग, ये दोनों बहुत अच्छा, वृष्टिकरण भी ठीक है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक धनी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं, ज्ञानी होने के साथ साथ उनमें बहुत सारा अनुभव भरा पड़ा रहता है। वो बहुत सारे क्षेत्रों के जानकार भी होते हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट, मोह, मात्सर्य, मद, प्रभाव और अहंकार का भाव भी है। लेकिन इसके साथ साथ देवगण के होने के कारण उनकी प्रवृत्ति सात्विक है, जिसके कारण उनमें आरंभ में हो सकता है कि ज्ञान की कमी या अनुभवों की कमी के कारण कई बार उनमें क्रूरता और प्रभाव विकसित करने का बल बढ़े। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपनी अवस्था को प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे वो उसके अंदर सात्विकता और सात्विक भावों का संचार बढ़ता जाता है। ये इनकी कुंडली का पंचांग है। मैं इनकी कुंडली में आऊंगा। सबसे पहले ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बुद्ध होते हैं और मंगल इस कुंडली के लिए भाग्य एकादशवें के साथ साथ जन्म कुंडली के रोग भाव के अधिपति होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए भी बुद्ध लग्नेश होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी बुद्ध लग्नेश होते हैं, लेकिन वहां पर भी मंगल बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते। मतलब कन्या लग्न की कुंडली के लिए भी और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी ये व्यक्ति को दारिद्र दोष से पीड़ित करते हैं अगर इन्हीं भावों में बैठ जाएंगे तो। लेकिन ये मंगल यहाँ जन्म कुंडली में लाभ और ऋण के अधिपति होकर के धन में बैठे हैं नीच के, जिनका नीच भंग गुरु के केंद्र में होने से हो रहा है। दोनों शुभ ग्रह की राशि बनी है। मतलब यहाँ केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी, यहाँ भी ये भी द्विस्वाभाविक राशि है और ये भी द्विस्वाभाविक राशि है। तो यहाँ पे गुरु का दो भावों का अधिपति होना, मतलब दो केंद्रों के अधिपति होने से केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि वो सप्तम में नहीं बैठे हैं तो उन्हें ज्यादा दोष लगेगा। हालांकि केंद्राधिपति दोष कभी भी सप्तम भाव को ही लगता है, चतुर्थ को नहीं लगता। लेकिन चूंकि दो केंद्रों के अधिपति होकर के गुरु जब केंद्र में चतुर्थ भाव में अकेले बैठे हैं, कन्या राशि में जिसका अधिपति इस कुंडली में नौकरी लगाता हुआ जातक को देख रहा है, लेकिन गुरु का यहां प्रभाव कम से कम यहां बैठने का जितना मिलता उतना यहां बैठने का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के वो कारक होते हैं, दशम के भी कारक होते हैं। पर चतुर्थ भाव में कन्या राशि बनी है और दशम स्थान में अपनी राशि बनी, तो यहां वो हंस योग लगाते, लेकिन यहां वो हंस योग नहीं लगाएंगे। उल्टे वो जन्म कुंडली में 14 डिग्री के वक्री नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी यहां पे जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली में नीचा विलासी होकर के और अकेले अपने कारक क्षेत्र में बैठे होने के कारण गुरु के प्रभावों को कमजोरी देगा। दो शुभ ग्रह की राशि में केंद्र में बैठा होना व्यक्ति को धनवान, सुखी
श्रेष्ठ, साम्रांत नहीं कहूंगा, साम्रांत कोई अच्छा शब्द नहीं होता, पॉजिटिव उसका प्रभाव नहीं होता, तो सुशील कहूंगा, इसमें अच्छा कहूंगा। यहां पे लग्न 26 डिग्री का बना है जो व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाएगा, अनुभवी बनाएगा। लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का है, इस वजह से व्यक्ति कम से कम नौकरी करने वाला होता है और अपने खर्चे वो आसानी से मेंटेन कर लेता है और आसानी से वो किसी भी समस्या का हल ढूंढने वाला भी होता है। नीच के मंगल का नीच भंग गुरु के कारण होगा और दशम स्थान से पहले, दशम स्थान में उच्च की राशि बनी है शुक्र की और वहां से वो केंद्र में है, इस वजह से शुक्र की बल वृद्धि चतुर्गुणित हो जाएगी और शुक्र का प्रभाव बढ़िया होगा। अब यहां पे ये शुक्र व्यक्ति को दाम्पत्य का, रोजगार का और साथ ही साथ उसकी दिनचर्या को ठीक रखने में मदद करेंगे और व्यक्ति में मोरालिटी बड़ी अद्भुत होगी। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, किसी भी तरीके से वो अपने प्रभाव को लेकर के बड़ा ही संजीदा होता है और किसी भी अवस्था में अपने जो उसकी स्थिति होती है कि मेरा कोई सम्मान करे, मेरा कोई अपमान ना करे, इसको लेकर के वो बेहद गंभीर होता है। गुरु और शुक्र केंद्र में, जिस नक्षत्र का लग्न बना है उस नक्षत्र का अधिपति केंद्र में, गुरु की दृष्टि दशम, गुरु की दृष्टि अष्टम और गुरु की दृष्टि 12वें पे है। 12वें पे उतनी अच्छी नहीं है, यहां के लिए बहुत अच्छी है जो पिता का सुख और सामाजिक सद्भाव देगी। और गुरु की दृष्टि 5वीं बढ़ी है शनि पे, जो व्यक्ति को लॉ ऑफिसर या क्षेत्र कानून का या कानून की जानकारी, धर्म की जानकारी, बहुत ही गहराई से किसी बात की परखने की शक्ति, इसके साथ साथ व्यक्ति में न्यायप्रियता का गुण और स्वाद को समझने की शक्ति, इसके साथ साथ बड़ा ही ज्यादा गंभीर बुद्धि के साथ गंभीर वाणी का भी होता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है। लेकिन चूंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नीच के मंगल बैठे हैं पुष्य नक्षत्र के, जिसके अधिपति शनि उन्हें देख रहे हैं, और शनि बैठे हैं श्रवण के, जिसकी दृष्टि मंगल पे। ये शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बनाने के साथ साथ कुटुंबजनों से मतभेद और कई बार पैतृक संपत्ति की हानि, और इतना ही नहीं, उसके वाणी में कठोरता और प्रैक्टिकल होने के कारण उसके अच्छे खासे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मतलब आरंभ में वो मित्रता रखेंगे, जैसे ही उनका काम आपसे बन जाएगा वो तुरंत ही आपके शत्रु बन जाएंगे। अभी मैंने इनके प्रश्न पढ़े, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम में एक बात कही थी कि इनको लॉ के क्षेत्र में व्यक्ति को न्यायप्रियता या न्याय से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहिए। इन्होंने प्रश्न ही यही पूछा है। अभी मैं इनका कार्यक्रम बनाने बैठा, मैंने थोड़ी देर इनकी कुंडली पर चर्चा की, उसके बाद निखिल जी ने मुझे कहा कि इनके प्रश्न देख लीजिएगा कि इन्होंने क्या पूछा है। तो सबसे पहले ही लाइन में इन्होंने लिखा था कि मुझे लॉ के क्षेत्र में किस में जाना चाहिए, सिविल जाना चाहिए, क्रिमिनल जाना चाहिए, या पता नहीं जो भी उसमें क्षेत्र होता है। देखो मैं एक बात बताता हूं, धन भाव इस कुंडली का कमजोर है और गुरु जन्म कुंडली में अपने भाव में तो नहीं है, पर कम से कम शुभ ग्रह की राशि में है। 2 शुभ ग्रह केंद्र में आपको अपने जन्म स्थान पे रह करके, और इस कुंडली के लिए शनि मंगल का प्रभाव और जन्म कुंडली के 5म भाव पे शुभ कर्तरी का लगना, 9वें भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, मंगल से दृष्ट होना, व्यक्ति को क्रिमिनल केस में ले जाने वाला बना रहा है। यह अगर ना बने तो व्यक्ति किसी भी तरीके से धन वाले को छोड़ करके, जिसमें धन का जो न्याय पक्ष होता है, जिसमें धन को देखा जाता है, वो छोड़ करके बाकी आप सिविल में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिमिनल लॉयर बनने का योग ज्यादा बनेगा। इस कुंडली में अपने घर के पास रहना चाहिए। और ये कुंडली अभी शनि की दशा से गुजर रही है, जो अष्टम में बैठे हैं, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीट रहे हैं, और उस शनि की तीसरी दृष्टि दशम स्थान पे जा रही है। शनि की दृष्टि भी दशम स्थान पे, गुरु की दृष्टि भी दशम स्थान पे, लॉ के क्षेत्र में ही व्यक्ति सफल होगा, लिख के दे सकता हूं। शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल पे, जिसके कारण वो मंगल जो शनि को देख रहे हैं और वो शनि जो मंगल को देख रहे हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन में है, और यही कारण है कि कई बार व्यक्ति के मानसिक दबाव में वृद्धि होते देखी जा रही है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार दाम्पत्य में कमजोरी भी देखने को मिलती है। पत्नी उतनी सुंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बड़ी ही प्रेम करने वाली होती हैं और बड़ी ही कृतज्ञ होती हैं और पतिव्रता भी होती हैं। घर में तनाव का माहौल होता है, विपरीत परिस्थितियों से उजड़ करके, उभर करके व्यक्ति को सामने अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है, आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, पर बाद में जाकर के व्यक्ति बड़ा ही अनुभवी होता है
और अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रभाव से सबको आलोकित करता है। मतलब ये एक ऐसी कुंडली है जो आरंभ में डिप्रेस हो सकती है पर बाद में चल करके बहुत बड़ा नाम अर्जित कर सकती है। ये गंभीरतम स्थितियों से गुजर करके व्यक्ति बड़ा ही सुखद एहसास कराने वाली कुंडली बना करके बैठी है। इस कुंडली में पंचम भाव को शुभकर्त्री लगा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में कमजोर नहीं है। सरकारी लॉयर बनने का योग ज्यादा बढ़िया है। ये कुंडली जज भी बन सकती है। मैंने ये बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है कि जब गुरु और शनि का संबंध किसी एक भाव से हो जाए या जब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में या किसी को भी न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसी स्थिति बनी है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल नीच के नहीं होते तो मैं धन के मामले में इस कुंडली को और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव कर सकता था, पर थोड़ी कमजोरी है। घुमा फिरा करके मेहनत करने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद तब जाकर के व्यक्ति को उसका आउटपुट मिलता है, पर फिलहाल अभी जलाने की बारी है खुद को। इस कुंडली में शनि गुरु बहुत ज्यादा अच्छे बैठे हैं और मैं समझता हूं कि शनि का अष्टम स्थान में बैठना कहीं से भी खराब नहीं है। उस पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को रिसर्चर और प्रोफेसर भी बना रही है, पर प्रोफेशन से ज्यादा, प्रोफेसर वाले क्षेत्र से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करे और उसमें आगे बढ़े। इस कुंडली का पंचम भाव संतान से सुख, इस कुंडली का छठा भाव नौकरी और राज्य सरकार से, देश से सुख, और इसके साथ व्यक्ति की बुद्धिमानी, वकालत का क्षेत्र यह भी होता है और गुरु और शनि का संबंध भी बनाता है। तो ये भाव जो बैठा है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बैठा है। इस वजह से व्यक्ति अगर निश्चित रूप से कहूं तो लॉ का क्षेत्र चुन ले बेझिझक आराम से। लाभ भाव के अधिपति का धन में नीच का होना और लाभ भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति कराने के साथ साथ चंद्रमा और शनि का संबंध बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है जो धन भाव के अधिपति हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी बनेगी लॉ के क्षेत्र के लिए। शनि की सातवीं दृष्टि व्यक्ति को कठोरता देगी जीवन में धन कमाने के लिए और कई बार संबंधों को निभाने के लिए। कई बार कुटुंबजनों से संबंधों में कमजोरी आती है। कई बार वो आरंभ में तो आपके सब आपके साथ हैं, पर बाद में जैसे जैसे जीवन छूटता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो लोग सब दरकिनार और किनारे होते जाते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे है जो धन भाव के अधिपति हैं। तो यहां से भी व्यक्ति वकालत करके धन कमाएगा, लेकिन उसके घर में कभी कभी कलह का वातावरण बनेगा और उसका दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो मंगल और शनि से दृष्ट होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव को भी प्रभावित करेगा और चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा, जिसके कारण व्यक्ति का रिकॉग्निशन और उसके पराक्रम का परिणाम देर से मिलता है। गुरु हस्त नक्षत्र में है, मंगल पुष्य नक्षत्र में है, केतु मृगशिरा में बैठे हैं, शनि श्रवण के बैठे हैं, चंद्रमा स्वाति के बैठ करके व्यक्ति को विशाल बुद्धि का बना रहे हैं और शनि श्रवण के बैठ करके श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। उस नक्षत्र का अधिपति शनि से दृष्ट है चंद्रमा, और वो चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु। चंद्रमा से गुरु का संबंध थोड़ा कमजोर जा रहा है, इस वजह से व्यक्ति कई बार जिद्दी होता है, लेकिन उस चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि उसके लाभ और हानि से उसके संबंध अच्छे होते हैं। मतलब वो अपने फायदे की बात सोचता है और वो लोगों को घुमा फिरा करके किसी न किसी तरीके से उनसे पैसे निकाल लेता है, पर ये गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा और एकादशवें भाव के अधिपति चंद्रमा से मंगल केंद्र में भी हैं। ये एक अच्छी बात होती है धन कमाने के मामले में और साहस के मामले में। मंगल अगर इस कुंडली के लिए खराब हैं तो धन के मामले में खराब बन रहे हैं। गुरु का प्रभाव शनि के लिए बहुत अच्छा है, गुरु का प्रभाव केतु के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें व्यक्ति की धार्मिकता और व्यक्ति के अनुभव से युक्त होने का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। सूर्य और बुध का छठे भाव में बैठना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बुध वहां 5 डिग्री के और सूर्य वहां 6 डिग्री के बुध को अस्त करेंगे। इस वजह से भी लग्नेश चूंकि अस्त हो रहे हैं तो हमें अपने प्रवृत्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल ही ठीक रखना है। वो कभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव ना हो, बहुत ज्यादा हताश ना हो, बहुत ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में ना जाए, क्योंकि चंद्रमा से बुध 12 में बैठे हैं। चंद्रमा से बुध नहीं, बुध से चंद्रमा 12 में बैठे हैं। द्विद्वादश का संबंध दशाओं को भी प्रभावित करेगा। सूर्य से चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में है, चंद्रमा और सूर्य द्विद्वादश में जा रहे हैं। ये परेशानी भी कई बार व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण बन जाती है। अष्टम स्थान में शनि रोग देते हैं पर आयु देते हैं। व्यक्ति को अपने धन के मामले में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए और व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को करने के लिए सदैव वही श्रेष्ठ मार्ग का चयन करना होगा। वो कभी भी किसी भी तरीके से
दो राहे पे जाकर के धन ना कमाए, बिल्कुल सटीकता से अपने कानून की पढ़ाई को बिल्कुल ही सुचारू रूप से चला करके। मैं एक बात कह दूं तो इस कुंडली में सबसे अच्छी जो दशा आएगी वो आएगी शनि में मंगल की दशा 2028 में, और उससे पहले एक दशा आएगी 2026 के मार्च में। मतलब अगर 3 साल तक व्यक्ति रगड़ करके मेहनत कर देता है तो निश्चित रूप से उसे उसके एजुकेशन में भी अच्छाइयां देख रहा हूं, खराब नहीं है। चंद्रमा हालांकि पंचमेश जन्म कुंडली में शुक्र हैं और वो जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, 12वें के भी अधिपति होते हैं और लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से हमें अपने नेत्रों की परेशानी को बचाना होगा, नेत्रों को परेशान न, उसमें कोई परेशानी ना हो उसको ठीक रखना होगा। और गुरु और शुक्र जैसे 2 ग्रह केंद्र में हैं, ये कुंडली निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। चंद्रमा त्रिकोण में है, यहां भी ठीक है। 6वें भाव का बुध व्यक्ति को घर में घुस करके मारने वाला बना देता है, पर उसको कोई छू नहीं सकता है। साहसी और क्रिएटिव बुद्धि का होता है। मंगल से बुध का संबंध और मंगल से सूर्य का संबंध पंचम का बन रहा है। यह व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से गुणी और आध्यात्मिक बनाता है। गुरु से चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं, ये व्यक्ति को मोरालिटी देते हैं। हालांकि सूर्य का केंद्र में होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात होती है, पर कम से कम केंद्र में गुरु बैठे हैं, जो व्यक्ति को कम से कम सरकार से धन अच्छा खासा मिलता है, उसका बैलेंस अच्छा होता है और उसके ज्ञान के कसीदे पढ़े जाते हैं समाज में, ये बहुत अच्छा होता है। उसका मन बड़ा शांत है। पर अभी शनि की दशा के कारण वो परेशान है, क्योंकि मंगल से और केतु से दृष्ट हैं शनि। इस वजह से व्यक्ति के जैसे होता है ना, कैसे भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की बड़ी अच्छी पुस्तक है जो सबसे अंतिम में उन्होंने लिखी थी, यहां है वो, विवेक चूड़ामणि। इस ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि जो व्यक्ति भार वहन करता है, तो अगर वो कोई बोझा अपने सर पे लादे लेके जा रहा है, तो उसके बोझ को कोई दूसरा व्यक्ति खत्म कर सकता है, पर उसके शरीर के अंदर की बीमारी या शरीर के अंदर का कष्ट, जो दर्द है, वो सिर्फ वही दूर कर सकता है दवाइयों के द्वारा या प्रपंच के द्वारा या फिर किसी साधन के द्वारा, या तो किसी मानसिक ऐसे किसी मजबूत करने वाले गुरु के पास जाए जहां से उसको उसकी समस्या का हल पता चले। लेकिन वैसे जो भारी भरकम बोझा है, उसके समस्या का हल कोई दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है, उसका बोझ वो अपने ऊपर ले सकता है। लेकिन जो आंतरिक कष्ट है वो आपका कोई छीन नहीं सकता है, वो वही छीन सकता है, वही दूर कर सकता है जो खुद कभी उस बात को समझने की शक्ति रखता हो या फिर उसके पास उस तरीके का ज्ञान हो। तो मतलब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से अपना मार्गदर्शन बनाना है या लेना है या मार्गदर्शक बनाना है जो सच्चे अर्थ में आपका हित और हितकर हो, चिंतक हो आपका। आप अपनी समस्या किसी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि शनि अष्टम में बैठे हैं और वो चंद्रमा को देख रहे हैं। उस शनि के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव है, जो आपकी समस्या को कई गुना वृद्धि में डाल सकते हैं। चल अचल संपत्ति के मामले में ये कुंडली बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इतनी बात तो कहता हूं। धन भाव के अधिपति का पंचम में जाना धन की वृद्धि, लग्न के अधिपति का छठे में जाना कानून की पढ़ाई। कोई भी काम एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, पर तीसरे बार में निश्चित रूप से सफल हो जाए। तीसरे भाव के अधिपति का 4 घर आगे बैठना, ये आपको पराक्रमी बनाता है। अभी मैंने छठवें भाव के अधिपति के बारे में कल ही चर्चा की थी, अगर हो सके तो जाकर के कार्यक्रम देख लीजिएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में जाना नौकरी देता है और सरकार से लाभ देता है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है और अनुभवी भी बनाता है। साथ ही साथ वो प्रेम की परख रखने वाला होता है और अनुभवी भी होता है, बहुत बढ़िया होता है। ये प्रभाव बहुत अच्छा है, प्रेम विवाह में व्यक्ति को लेकर जाता है। सब छठवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन में जाना ये ऋण दोष लगाएगा, और किसी को भी व्यक्ति अगर धन दे दे तो वो निकलने का नाम ना ले, इस वजह से देना नहीं है। 7वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, आप किसी को भी धन दें तो सोच लें कि आपका वो मिलने वाला नहीं है, या फिर यही सोच करके दे कि अब ये मिलने का नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। और आपके साहस की कमजोरी ना हो, बजरंगबली की पूजा करते रहिए। मंदिर का दर्शन, लाल पुष्प की माला, लाल चंदन की माला अगर हो सके तो गले में और भगवान जी को अर्पित करिए। सप्तम स्थान के अधिपति का केंद्र में बैठना दाम्पत्य का सुख अच्छा रखता है, पत्नी बड़ी सुंदर आती है और संतान का सुख बहुत अच्छा होता है। छठवें के बाद 7वें और 8वें भाव में शनि का बैठना व्यक्ति को आयु का
मालिक बनाता है। नवम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना भाग्यभंग योग लगाएगा, लेकिन व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाएगा। दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना, यह व्यक्ति को हंस योग लगाए और व्यक्ति को एक ऐसा ज्ञान दे देता है जिसके ज्ञान से कई लोग लाभान्वित होते हैं। तो आप मतलब पढ़ाने का काम भी दूसरे नंबर पे कर सकते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का धन में जाना नीच का, यह धन की समस्या को दिखाता है। आरंभ में पिता के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, कई बार व्यक्ति को द्वयम दर्जे की स्थिति से गुजरना भी पड़ता है। और 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, 7वें में बैठकर के पत्नी प्रेम करेंगी पर बताएंगी नहीं कि वो आपको प्रेम करती हैं। नक्षत्र के आधार पे पुष्य, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, श्रवण, अनुराधा, मृगशिरा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ दिशा उत्तर की बहुत अच्छी है। धन कमाने के लिए इस कुंडली में अगर जाना चाहते हैं तो उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है। इस कुंडली में धनेश पंचम में बैठे हैं, इसे बहुत अच्छा कहूंगा। और पंचम भाव को शुभकर्त्री लगा है। नवम भाव के अधिपति अगर अष्टम में नहीं बैठे होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता, पर कम से कम गनीमत है कि वो शनि है। इसके साथ साथ केतु की दृष्टि गुरु को धार्मिक बनाएगी, केतु की दृष्टि सूर्य बुध को प्रभावित करेगी और व्यक्ति को गुणी बनाएगी। और साथ ही साथ केतु की नवीं दृष्टि जन्म कुंडली में शनि को देखेगी तो व्यक्ति को कई बार पाचन तंत्र में और एसिडिटी की समस्या देते हैं, या कई बार पाचन तंत्र में ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा उसका इलाज भी कराना पड़ता है। इसके साथ साथ इस कुंडली में राशियां मकर तो नहीं पर कुंभ और तुला बहुत अच्छी है। इस कुंडली में शुक्र केंद्र में बैठे हैं, घबराइए मत, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए 4 अंक बहुत अच्छा रहेगा। दिशा उत्तर और उत्तर के साथ उत्तर पूर्व, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको मैं बाकी के अन्य जो वर्ग चार्ट हैं, नवांश और दशमांशा, वो शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।